आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई हमले की 17वीं वर्षी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों को किया नमन। एसआईआर के दौरान काम के कथित दबाव से बीएलओ की मौतों पर विवाद। गुवाहाटी में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन, मिली इतिहास की सबसे बड़ी हार, 408 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का लेटर, कहा पहली बार मतदान करने वालों का करें सम्मान, इमरान मसूद की आई प्रतिक्रिया। दिल्ली की जहरीले हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एक्यूआई बहुत खराब, ज्वालामुखी की राख ने भी बढ़ाई टेंशन। बिहार में राबड़ी आवास खाली कराने के पीछे भाजपा के मजबूत होने का असर। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप को लेकर गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम, एसपी को पद से हटाया गया। अब समाचार विस्तार से। 26/11 मुंबई हमले की 70वीं बरसी पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मंत्री आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित कार्यक्रम में इन नेताओं ने 26/11 के शहीदों और पीड़ितों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना 26/11 को हुई थी और आज उसकी एक प्रकार से एनिवर्सरी है। एक प्रकार से जो भयाड़ हल्ला हमारे मुंबई पर हुआ था उसे जो मुंबईकर कभी भूलेंगे नहीं और इसका मुंहतोड़ जवाब हमने दुश्मन को दिया है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मुंबईकर बहुत रेजिलियंस से इसका सामना कर चुके हैं और आगे निश्चित रूप से मुंबई की सुरक्षा के लिए सब कदम उठाए जाएंगे। राम मंदिर का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर और बीएलओ की मौत पर कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन आत्महत्या से मरा है और कौन सदमे से मरा। कई लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएलओ की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 75वें संविधान दिवस पर कहा कि सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने संविधान सभा के साथ मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण किया है जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का आदर्श मनुस्मृति है। आज विडंबना ये है कि लोग संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते हैं। वे आज सत्ता में आने के बाद संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है
कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। 11 दिसंबर 1948 को उन्होंने रामलीला मैदान में बड़ा सम्मेलन करके डॉक्टर अंबेडकर जी का पुतला भी फूका था। आरएसएस ने केवल संविधान और तिरंगे का विरोध ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी राज में जब स्वाधीनता सेनानी जेलों में थे तो आरएसएस अंग्रेजों के साथ थे। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराया है। 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 140 रनों पर समाप्त हो गई। इस टेस्ट में भारत के बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। पहली पारी में सिर्फ यशस्वी जायसवाल और दूसरी पारी में सिर्फ रविंद्र जडेजा अर्धशतक लगा पाए। पहली पारी में भी टीम इंडिया 201 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत गई। भारत ने घर पर खेले पिछले 7 टेस्ट में से 5 हारे हैं। पिछले साल इसी महीने में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गई थी। गुवाहाटी से पहले कोलकाता में भी टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन रहा था। वहां पिच को दोष दिया गया था, लेकिन यहां तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी इस पिच पर भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी ने शतक 109 जड़ा था, जबकि गेंदबाज मार्को यानसे ने भी भारतीय गेंदबाजों पर खूब रन बनाए थे। वो अपने शतक से चूक गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की और कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। संविधान दिवस पर नागरिकों को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया, जिसके बाद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत वजनदार और सही बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को अगर अपने अंदर भी आत्मसात कर लें कि आगे वालों के लिए भी ऐसा रास्ता छोड़ दें, इस संविधान को तहस नहस ना करें, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो तबाह करने पर उतारू हैं वो ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये आपको, जब आप जैसे व्यक्ति जो आप बोल रहे हो, मैं उसका बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ कि सही बात है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे बचा रहने दें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि एसआईआर मतों के अधिकार को छीनता है। निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार मिलकर ये काम कर रहे हैं। हम सशक्त स्वर में इसका विरोध करते हैं। हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट से लेकर जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए, एसआईआर मतों के अधिकार को छीनना है, लूटना है, डकैती डालना है। निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार दोनों मिलकर ये कर रही हैं, तो इसका विरोध हम सशक्त स्वरों में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जन जन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो लड़ेंगे उनका साथ देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी की साफ नजर आ रही है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार और हत्या का बोलबाला हो तथा घुसपैठी को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही है कि वो इस तरह की धमकी ही दे सकते हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। हालात ये है कि अब यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राजधानी की हवा 12वें दिन बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर का कुल AQI 353 रहा, जबकि 24 घंटे का औसत AQI 352 रिकॉर्ड किया गया।
देखिए, मुझे लगता है कि जो बात अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कह रहे थे और जो काम कर रहे थे, भाजपा आज उन कामों को एक्नॉलेज कर रही है और जाग रही है। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ऐसी ईवी पॉलिसी लाई जिसमें इंसेंटिवाइज किया गया लोगों को कि वो ईवी व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएं। हमने इंश्योर किया कि लॉजिस्टिक्स भी पूरी मीट होती हो, हर जगह चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में बने हो। हमने इंश्योर किया कि बस फ्लीट भी ईवी हो, जिस वजह से हमारे कार्यकाल में, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में आपने देखा कि दिल्ली 3rd नंबर पे आ गया ग्लोबली इन ईवी कंजम्पशन। ये अच्छी बात है कि हिदायत दी जा रही है बाकी एनसीआर स्टेट्स को भी ईवी पॉलिसी पर स्विच करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मुझे आशंका है कि ये फिर से सिर्फ ऑप्टिक्स मैनेज हो रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ देखना कि प्रॉपर ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, इस तरह की पॉलिसी हो कि लोग ईवी की तरफ बढ़ें, ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में हमने इंश्योर किया कि दिल्ली में हर इंडस्ट्री पीएनजी फ्यूल पर स्थित हो गई, कन्वर्ट हो गई। और उसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि जो 12 थर्मल प्लांट्स हैं जो इन और अराउंड एनसीआर हैं, जिनका एक्सपर्ट का मानना है कि अगर जो मैंडेटोरली प्रिस्क्राइब्ड एफजीडी टेक्नोलॉजी अगर ये प्लांट्स यूज करें तो 70% दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कम हो जाएगा। पर भाजपा सरकार ने इस मैंडेटरी क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है वो इस पे पुनर्विचार करें और इंश्योर करें कि सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज क्लीन इंडस्ट्री में बदलें। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि उन्होंने देश को नहीं बल्कि भाजपा को चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा ने अगर कोई खेला बंगाल में किया तो वे पूरे देश में भाजपा की नींव हिला के रख देंगी। ये उनका जायज बयान है। हमें चाहिए कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पर आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है, उन्होंने देश को चेतावनी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम मिसगाइड करने से बाज आए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेला बंगाल में किया तो वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगी, और ये पूरी तरीके से उनका जायज बयान है। और हमें चाहिए कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पर आगे बढ़ें, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा मुद्दा बनाती है, झूठी बातें करती है कि वहां से 150 घुसपैठिए भाग रहे हैं, इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है, उससे ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से निपटेगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिस भी जारी हो गया है। हालांकि उन्हें नया आवास आवंटित हो गया है। अब इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास की ही बातें हो रही हैं। कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, ओछी राजनीति है और आप मकान बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतर पाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से नहीं 20 वर्षों से ज़्यादा समय से ये आवंटित है, और इस तरह की सियासत तो इससे क्या कहा जा सकता है। ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए तो इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा, बिहार भी खाली करवा दीजिएगा। जनता सब देख रही है, सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है, और इस सब चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला के रख दिया है। वारदात को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस देरी ने न सिर्फ लोगों में गुस्सा बढ़ाया, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
घटना के बाद से ही जिले में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग इलाकों में चक्का जाम किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने जगह जगह धरने दिए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। जानकारी के मुताबिक बढ़ते जनाक्रोश और घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मोर्चा संभाला। मंगलवार की रात करीब 8:15 पर वे भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित शीर्ष अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाया कि 4 दिन के बाद भी आरोपी कैसे फरार है और पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। सीएम ने चक्का जाम के दौरान पुलिस की कमजोर प्रतिक्रिया पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका के एफबीआई के निदेशक काश पटेल इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पद से भी हटा सकते हैं। काश पटेल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एफबीआई के नियमों को ताक पर रखकर फेडरल एजेंट्स का दुरुपयोग किया है। अब इन सारे विवादों पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रशासन के एक अहम पद एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर भारतवंशी काश पटेल को नामित किया है, मगर बीते दिनों में वो अपने काम की वजह से कम और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ज़्यादा चर्चा में है। बात इतनी बढ़ गई है कि उन्हें हटाने की रिपोर्ट तक आ गई, मगर इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिससे काश पटेल राहत की सांस ले सकते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर बदलने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वे अच्छा काम कर रहे हैं। काश पटेल, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी इन खबरों को नकार दिया था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। वजह है कि जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर सकता है। ये बयान बीजिंग को नागवार गुजरा और चीन ने उसे उकसाने वाली टिप्पणी बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी हवा दे दी। जापान ने अपने पश्चिमी द्वीप योनागुनी में एक नई मिसाइलें तैनात करने की योजना को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। ये कदम चीन के गुस्से को और बढ़ाने वाला साबित हुआ, क्योंकि योनागुनी की लोकेशन खुद जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद ही संवेदनशील है। चीन की आलोचना का जवाब देते हुए जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि योनागुनी में तैनात की जा रही मिसाइलें पूरी तरह से रक्षात्मक हैं। उनका दावा यह है कि कदम किसी भी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि जापान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने साफ कहा, यह कदम क्षेत्रीय तनाव नहीं बढ़ाता, ये सिर्फ जापान की रक्षा बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान ने जापान की इस मिसाइल तैनाती योजना का स्वागत किया है। ताइवान सरकार का कहना है कि योनागुनी की सुरक्षा बढ़ने से ताइवान स्ट्रेट में स्थिरता आएगी, जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जरूरी है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।